वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, कल से हमने स्टार्ट की थी आपकी यूनिट नंबर 3, यूनिट 2 हम पहले ही कर चुके हैं, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग, और अब हम यूनिट नंबर 3 कर रहे हैं संक्रमण धातु संकुलों में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, इसके बारे में मैं कल आपको बता चुका था कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कुछ ऊर्जा पाकर पहुंचता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। वह यूवी रीजन से अल्ट्रावायोलेट रीजन या पराबैंगनी रीजन से, या फिर वह दृश्य प्रकाश से, या वह इंफ्रारेड अनवरक्त क्षेत्र से क्या कर सकता है, ऊर्जा का अवशोषण कर सकता है और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, D2D इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस या चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होगा। अब ये D2D इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि D2D इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में आवश्यक शर्त है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और बात करें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की, उसके लिए आवश्यक शर्त है कि ऑक्सीकरण अंक क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, जिससे वह लिगेंड से उनके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच सके। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि जब भी परमाणुीय कक्षक मिलते हैं तो नए आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा एमओटी के बारे में देखना होता है कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार तो हैं और वो किस प्रकार से बने। देखिए बच्चों, एमओटी में क्या बोलता है वो कि परमाणुीय कक्षक जो होते हैं वो मिलकर आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। जितनी संख्या में परमाणुीय कक्षक होते हैं उतनी संख्या में नए आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। उनमें से आणविक कक्षकों की ऊर्जा इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि गुरुत्व केंद्र में कोई परिवर्तन ना हो। गुरुत्व केंद्र में परिवर्तन से मतलब क्या है, टोटल एनर्जी चेंज या सकल ऊर्जा परिवर्तन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका था। मैं आपको ये भी बता चुका था कि जो 2 ऑर्बिटल या 2 से अधिक ऑर्बिटल जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लगभग समान एनर्जी के होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हम देख चुके थे। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि देखिए, मैंने कल आपको बताया कि जैसे मान के चलो ये 2 ऑर्बिटल्स हैं, इधर ये ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल हुए, जिनमें से आप क्या करेंगे, एक ऑर्बिटल तो क्या होता है आपका नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। इसके अलावा एक ऑर्बिटल क्या होगा, हाई एनर्जी का क्या होगा, एक ऑर्बिटल हाई एनर्जी का ऑर्बिटल होगा, और तीसरा ऑर्बिटल क्या होगा, निम्न एनर्जी का ऑर्बिटल होगा। क्या होगा, निम्न एनर्जी का ऑर्बिटल होगा। मैंने आपको क्या बताया कि ये ऑर्बिटल इस गुरुत्व केंद्र से या वो सकते गुरुत्व क्षेत्र से, गुरुत्व क्षेत्र होता है बीचों बीच, इससे जितना ऊपर एनर्जी में गया है ये स्टेबलाइज होने वाला ऑर्बिटल भी उतना ही नीचे आ जाएगा। हम जानते हैं जब भी कोई ऑर्बिटल स्टेबल होगा, स्टेबल मतलब उसकी एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, तो उसकी एनर्जी में क्या होगी, कमी होगी, उसकी ऊर्जा घट जाएगी। और यदि कोई ऑर्बिटल डीस्टेबलाइज करे, अस्थायी हो जाए, तो अस्थायी होने पर क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है इसका मतलब वो इधर उधर जा सकता है, इसलिए क्या है वो अस्थायी होता है। तो एनर्जी ज़्यादा, अस्थायी, ये क्या करेगा, डीस्टेबलाइज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डीस्टेबलाइज, या बोल सकते हैं अस्थायी हो जाएगा। और इसकी बात करें ये कैसा हो जाएगा, स्टेबलाइज कर जाएगा, या बोल सकते हैं अस्थायी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 3 प्रकार के ऑर्बिटल्स बने। मैंने आपको बताया निम्नतम एनर्जी का जो ऑर्बिटल होता है उसे अपन कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि 2 जो कक्षक हैं इनके आपस में बॉन्ड बनने से क्या बनाए, ये ऑर्बिटल बनाए। ये है आपका नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कहते हैं बंधी आणविक कक्षक, इसे अपन कहते हैं अबंधी आणविक कक्षक, और ये जो है इसे अपन बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे हिंदी में बोला जाता है विपरीत बंधी आणविक कक्षक। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अपन सबसे पहले ऑर्बिटल जो है आपके सबसे स्टेबलाइज या सबसे स्टेबल ऑर्बिटल कौन से हैं, बंधी आणविक कक्षक, या अपन कह सकते हैं कौन से, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो सबसे पहला हम बात कर रहे हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर
ऑर्बिटल या जिन्हें हम कहते हैं बंधी आणविक कक्षक। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो बॉन्ड बनते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, जो बॉन्ड बनते हैं वो दो प्रकार के बॉन्ड हैं, एक तो सिग्मा बॉन्ड और कौन सा होता है, पाई बॉन्ड। कौन सा? दो प्रकार के बॉन्ड, एक तो सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। ठीक है, यदि सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो ये बनता है आपका एक्सियल ओवरलैपिंग से। एक्सियल ओवरलैपिंग के द्वारा क्या बनता है आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है। और बात करें इसकी तो ये बनता है आपका समपार्श्विक अतिव्यापन से। किससे बनता है ये? समपार्श्विक अतिव्यापन से बनता है। एक तो बनता है आपका एक्सियल ओवरलैपिंग और दूसरा किससे बनता है? समपार्श्विक अतिव्यापन से बनता है। ठीक है बच्चों, एक्सियल ओवरलैपिंग को हिंदी में हम कहते हैं अक्षीय अतिव्यापन। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? अक्षीय अतिव्यापन कहते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात हो रही है। बॉन्डिंग से मतलब बॉन्ड बन रहे हैं। हम जानते हैं बॉन्ड होते हैं दो प्रकार के, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो बनता है आपका अक्षीय अतिव्यापन से। अक्षीय अतिव्यापन से मतलब क्या है कि एक ही अक्ष पर दो ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग कर रहे हैं। देखिए, जैसे मान के चलो ये कोई अक्ष है, ये कोई अक्ष है, इस अक्ष पर एक ऑर्बिटल तो ये प्लस माइनस और एक ऑर्बिटल ये प्लस माइनस। अब इन प्लस और माइनस को आपको चार्ज नहीं समझना है, ये प्लस और माइनस चार्ज नहीं है। यहाँ पर ये प्लस और माइनस केवल ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कि ये दोनों जो पालियाँ हैं वो समान है, ये आपस में इंटरमिक्स हो सकती है। प्लस और माइनस वाले इंटरमिक्स नहीं हो सकते, प्लस प्लस वाले इंटरमिक्स हो सकते हैं, माइनस माइनस वाले इंटरमिक्स हो सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया कि जितने संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं उतनी ही संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। कितने नए? कौन बोलती है ये? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलती है। देखिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जो बना है वो बना है आपका अक्षीय अतिव्यापन से। अक्षीय मतलब जैसे मान के चलो ये एक अक्ष है, हमने मान ली जेड अक्ष। कौन सी अक्ष है ये? जेड अक्ष। ठीक है, अब देखिए माना ये पहले एटम का पी जेड और ये दूसरे एटम का पी जेड आपस में दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं और इंटरेक्ट करने के बाद जो बना है वो क्या है? देखिए ये दोनों आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे तो ये बन गया माइनस माइनस और बीच में क्या हो गया? ये प्लस। ये जो बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड बना है ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है बच्चों? ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। ये एक ही अक्ष पर ओवरलैपिंग के माध्यम से हुआ है, इसलिए अपन क्या कहते हैं? इसे एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं। आप एस ऑर्बिटल में भी इसे देख सकते हो कि ये प्लस और ये वाला प्लस ये दोनों एक ही अक्ष पर उपलब्ध हैं, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे? एक बड़ा ऑर्बिटल साइज क्या हो जाएगी? ऑर्बिटल की लोब्स क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये बात हुई अपनी कि ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है। ये बन रहा है आपका एक्सियल ओवरलैपिंग से, अक्षीय अतिव्यापन से। हम बात करें पाई बॉन्ड की, पाई बॉन्ड किस प्रकार से बनता है? तो पाई बॉन्ड बनता है आपका समपार्श्विक अतिव्यापन से। समपार्श्विक अतिव्यापन से मतलब क्या है कि जैसे ये दो हाथ हैं, जैसे ये मेरे पास दो हाथ हैं और यदि इन दो हाथों को देखा जाए तो हम यदि इस प्रकार से अतिव्यापन करें, इन दोनों को आसपास कर लें इस प्रकार से, तो क्या ये अतिव्यापन हुआ? बिल्कुल ये अतिव्यापन हुआ। और ये जो अतिव्यापन हुआ है कौन सा अतिव्यापन है? समपार्श्विक अतिव्यापन है। कहने का मतलब अगल बगल के जो भाग हैं उन अगल बगल के भागों से यदि क्या कर ले? साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइड वाइज ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल्स के साइड में से क्या करेंगे? ये ओवरलैपिंग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्बिटल तो आपका ये है, जैसे माना कि ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये आपका एक्स एक्सिस और ये भी आपकी कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। ठीक है, एक ऑर्बिटल ये और दूसरा ऑर्बिटल ये भी आपका पहले एटम का पी एक्स, ये दूसरे एटम का पी एक्स। ये दोनों साइड वाइज ओवरलैपिंग करें और साइड वाइज ओवरलैपिंग करने के बाद क्या होगा? देखिए किस प्रकार से बनेगा ये बनेगा कुछ इस प्रकार से। ये पहला पी एक्स ऑर्बिटल इस प्रकार से था प्लस माइनस, और दूसरा जो पी एक्स ऑर्बिटल है वो इससे ओवरलैपिंग कर लेगा। क्या कर लेगा? इससे ओवरलैपिंग कर लेगा प्लस माइनस। ये जो ओवरलैपिंग हुई है ये ओवरलैपिंग कहलाती है कौन सी ओवरलैपिंग? साइड वाइज ओवरलैपिंग, या बोल सकते हैं समपार्श्विक अतिव्यापन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर दो बॉन्ड बने, एक तो बना सिग्मा बॉन्ड जो कि बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग से, और दूसरा बना समपार्श्विक अतिव्यापन से, जिसे हम क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड बोलते हैं। अब देखिए यदि मैं आपसे पूछूं कि जो एक्सियल ओवरलैपिंग है और जो
संपार्श्विक अतिव्यापन है, इन दोनों में से स्टेबल बॉन्ड कौन बना रहा है? वापस से देख लीजिए, एक्सियल ओवरलैपिंग इस प्रकार से है कि ये दो मेरे हाथ हैं और ये इस प्रकार से इन दोनों ने एक दूसरे को जकड़ लिया है। ये तो एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या है ये? एक्सियल ओवरलैपिंग है। तो इसको यदि कोई दो लोग मेरे हाथ को खींचे हैं तो इसे छुड़ाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम बात करें इसकी, इस प्रकार से ओवरलैपिंग हो, हम इनको ऐसे कर लें, इनको कोई छुड़ाए तो आसानी से छूट जाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि संपार्श्विक अतिव्यापन अक्षीय अतिव्यापन की तुलना में कमजोर होता है। हम कह सकते हैं दोनों में से बॉन्ड कौन सा स्टेबल बनेगा? तो सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड। कहने का मतलब सिग्मा बॉन्ड जो बना है वह सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की तुलना में ज्यादा स्थायी होता है, क्योंकि उसमें एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, अक्षीय अतिव्यापन हो रहा है, एक ही अक्ष पर अतिव्यापन हो रहा है। इस वजह से इनके मध्य में जो ओवरलैपिंग हुई है वो ओवरलैपिंग कौन सी होगी? अक्षीय ओवरलैपिंग या अक्षीय अतिव्यापन होगा, जिससे बनने वाला बॉन्ड कैसा बॉन्ड बनेगा? स्टेबल बॉन्ड बनेगा। अब देखिए बात करते हैं पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, संपार्श्विक अतिव्यापन हो रहा है। इसमें जो संपार्श्विक अतिव्यापन हो रहा है, हालांकि ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की तुलना में कमजोर है, लेकिन दो एटम मिलकर आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो इनको स्टेबिलिटी मिलेगी। जब दो एटम मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे तो वहां पर इनको क्या मिलेगी? स्टेबिलिटी मिलेगी। हालांकि ये सिग्मा बॉन्ड की तुलना में तो कैसे हैं? अस्थायी। सिग्मा बॉन्ड की तुलना में अस्थायी। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड तो होगा लोअर एनर्जी का, जो जितना ज्यादा स्टेबल वो लोअर एनर्जी, और पाई बॉन्ड होगा इससे ज्यादा एनर्जी का। होगा या नहीं होगा? ये तो बात हुई सिग्मा बॉन्ड, और ये कौन सा बॉन्ड हुआ? पाई बॉन्ड हुआ। ठीक है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्टेबल है, लेकिन पाई बॉन्ड स्टेबल तो है क्योंकि बॉन्ड बन रहा है, स्टेबल तो होगा ही होगा, लेकिन सिग्मा बॉन्ड की तुलना में कम स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने किसकी बात की? एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है, और एक्सियल ओवरलैपिंग के साथ साथ आपकी कोलैटरल ओवरलैपिंग, जिसे अपन साइड वाइज ओवरलैपिंग भी कहते हैं, ये क्या होती है? इन दो की हम बात कर चुके हैं। इनके माध्यम से जो बॉन्ड बना है वो बॉन्ड कौन सा है आपका? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आया हमारे पास कि सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी सबसे कम और उससे ज्यादा पाई बॉन्ड की। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर का जो प्रकार था हमारा कौन सा था? पहला तो था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा कौन सा था? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सा था? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यदि नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्बिटल जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ऐसे ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, जिसे अपन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ये क्या है? आपके नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। चूंकि ये किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं बना रहे, ना तो इनके मध्य में आकर्षण हो रहा है ना ही प्रतिकर्षण। देखिए जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, बंधी आणविक कक्षक बनता है, यह बनता है अट्रैक्शन के द्वारा, या बोल सकते हैं एक दूसरे के आकर्षण के द्वारा। एक तो इनमें आकर्षण होगा और दूसरा क्या होगा? इनमें अतिव्यापन होगा। क्या होगा? अतिव्यापन होगा। ठीक है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है इसमें अट्रैक्शन या आकर्षण होगा, और दूसरा क्या है? इनमें अतिव्यापन होगा, ओवरलैपिंग होगी। ठीक है बच्चों, और बात करें तीसरे नंबर का जो होता है एंटी बॉन्डिंग, जिसे अपन विपरीत बॉन्डिंग कहते हैं, उनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? रिपल्सन होता है या प्रतिकर्षण होता है। और इसके अलावा इनमें ओवरलैपिंग भी नहीं होती, उनमें रिपल्सन होता है। और हम जानते हैं रिपल्सन के कारण जो ऑर्बिटल है वो क्या करते हैं? डीस्टेबलाइज कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? डीस्टेबलाइज कर जाते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएंगे? वो अस्थायी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं, ना तो इनमें किसी तरह का अट्रैक्शन फोर्स लगता है और ना ही इनमें किसी तरह का रिपल्सन फोर्स लगता है। जब उनमें ना तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और ना ही रिपल्सन फोर्स लगेगा तो उनकी एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ना तो वो स्थायी हुए हैं और ना ही वो अस्थायी हुए हैं। कहने का मतलब यदि एक ऑर्बिटल यहाँ है, दूसरा ऑर्बिटल यहाँ है, तो इसके जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे वो इसी एनर्जी लेवल पर होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ? ना तो वो स्थायी हुए और ना ही वो अस्थायी हुए। दैट्स क्लियर बच्चों। यहाँ से क्या है? हम ये पता लगा सकते हैं कि नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किसी तरह की कोई बॉन्डिंग नहीं होती। जब बॉन्डिंग नहीं हो रही है इसका मतलब अट्रैक्शन तो नहीं है।
जब बॉन्डिंग नहीं हो रही है इसका मतलब अट्रैक्शन नहीं है और इनमें किसी तरह का कोई रिपल्सन भी नहीं होता। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर इनमें एनर्जी में ना तो ऊपर जाएंगे और नहीं एनर्जी में नीचे आएंगे। कहने का मतलब ये अपनी एनर्जी लेवल पर ही बने रहते हैं। ठीक है, जैसे हमने कल एग्जाम्पल पढ़ा था ये वाला, इधर 2 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड, एक जो ऑर्बिटल है वो इसी लेवल पर बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि ये कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? अवंधी आणविक कक्षक है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखा। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर का ऑर्बिटल, जिसे हम क्या कहते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या जिन्हें हिंदी में कहा जाता है विपरीत वंधी आणविक कक्षक। क्या कहा जाता है? विपरीत वंधी आणविक कक्षक। देखिए, बंदी आणविक कक्षक में तो हो रहा था एक दूसरे में आकर्षण, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, जो कक्षक हैं वो आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे से रिपेल होते हैं। इनके बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। क्या होता है? रिपल्सन होता है। और रिपल्सन के कारण क्या होगा? ये अस्थायी हो जाते हैं। अस्थायी का मतलब ये अपनी ऊर्जा में क्या कर लेते हैं? वृद्धि कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपनी ऊर्जा में वृद्धि कर लेते हैं। कैसे? देखिए, आपका जो सिग्मा बॉन्ड बना वो बना कुछ इस प्रकार से कि इधर भी प्लस माइनस और इनकी ओवरलैपिंग हुई थी कुछ इस प्रकार से, प्लस माइनस हुई थी कि नहीं हुई थी? ये तो क्या था? सिग्मा बॉन्ड था। क्या था ये? सिग्मा बॉन्ड। मैंने आपको क्या बताया था उस टाइम पे कि यदि प्लस प्लस लोब्स मिले तो वो आपस में ओवरलैपिंग कर लेंगी, क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स लगाती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन हम बात करें माइनस माइनस की, तो वो भी एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। और यदि प्लस और माइनस एक दूसरे के पास आ जाएं इस प्रकार से कि ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस, माइनस और प्लस यदि एक दूसरे के पास पास आ जाएं तो ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं। यहाँ पर आपको चार्ज की तरह नहीं लेना कि समान चार्ज को प्रतिकर्षित करता है। यहाँ पर ये चार्ज नहीं है, ये केवल एक डायरेक्शन को बता रहे हैं कि ये एक ही तरह की लोब्स हैं, आपस में इंटरमिक्स हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये माइनस ये प्लस ये एक दूसरे में इंटरमिक्स नहीं हो सकती, ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। इस वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो किस प्रकार का होगा? देखिए, वो आपका बॉन्ड, पहली बात तो बॉन्ड कहेंगे ही नहीं उसे, बॉन्ड बनेगा ही नहीं, वो इस प्रकार से हो जाएगा। एक दूसरे को रिपेल करेंगी, मतलब ये दोनों क्या हो गए? दूर दूर हट गए। इन्हें कहा जाता है सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार, स्टार का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये तो था बॉन्डिंग और ये है एंटी बॉन्डिंग। ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। इस वजह से हम जानते हैं कोई जब 2 ऑर्बिटल एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो वो क्या हो जाते हैं? स्थायी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो स्थायी हो जाते हैं। और स्थायी का मतलब क्या है? वो अपनी ऊर्जा में क्या कर लेंगे? कमी कर लेंगे। कोई भी चीज़ यदि स्टेबल हो रही है इसका मतलब क्या होगा? वो एनर्जी रिलीज करेगी, एनर्जी को बाहर निकालेगी, जिससे खुद की एनर्जी कम हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से ये सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और रिपल्सन का मतलब क्या होता है? अस्थायी होना। कहने का मतलब रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर दूर भगा रहे हैं, मतलब ये अस्थायी हो रहे हैं। और अस्थायी का मतलब होता है कि इन्होंने अपनी ऊर्जा में क्या कर ली? वृद्धि कर ली। कोई भी स्पीसीज जितनी कम एनर्जी की होगी वो उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी, और कोई भी स्पीसीज जितनी ज़्यादा एनर्जी की होगी वो उतनी ही कम क्या होगी? स्टेबल होगी। ये तो बात हुई सिग्मा और सिग्मा स्टार की। अब हम बात करें पाई की, तो पाई किस प्रकार से बनाया था मैंने? पाई कुछ इस प्रकार से बना था कि प्लस माइनस और यहाँ से ये प्लस और ये माइनस, ये क्या था? साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई थी। कौन सी ओवरलैपिंग है ये? साइड वाइज, जिसे हम कोलैटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं या समपार्श्विक अतिव्यापन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है आपका? ये है पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, पाई बंदी आणविक कक्षक। चूंकि यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है इसका मतलब ये भी क्या हो रहे हैं? स्थायी हो रहे हैं। और स्थायी होने के कारण अपनी ऊर्जा में क्या करेंगे? ये कमी करेंगे। कहने का मतलब जो आपका एक एनर्जी लेवल है, फिक्स औसत एनर्जी लेवल जो है उससे कम ऊर्जा के होंगे ये। ठीक है, अब देखिए हम बात करें अब की बार एंटी बॉन्डिंग की।
क्या करना पड़ेगा? देखिए ये एक ऑर्बिटल है, ये इसकी प्लस लोब्स, ये इसकी माइनस, और ये एक और ऑर्बिटल, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। देखिए जब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो ये लोब्स यूं खिंच जाएंगी, सेंटर तो इस जगह है, तो ये लोब्स दूर हटेंगी, और दूर हटने के कारण क्या हो जाएगा? देखिए किस प्रकार की हो जाएंगी, ये लोब्स कुछ इस प्रकार की हो जाएंगी, प्लस माइनस, और यहाँ से माइनस और प्लस, इस प्रकार की हो जाएंगी। ये कौन सा है आपका? यह है पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सा है? पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात किसकी चल रही है? एंटी बॉन्डिंग या विपरीत बंदी आणविक कक्षक की। हमने 4 प्रकार के कक्षक देख लिए, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई और पाई स्टार। सिग्मा, सिग्मा स्टार, सिग्मा और पाई, ये तो हमने पढ़े थे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ये पार्ट किसका है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का पार्ट है, ठीक है। और ये हमने 2 पढ़े हैं, सिग्मा स्टार और पाई स्टार, ये दोनों किसके? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, विपरीत बंदी आणविक कक्षक के। देखिए अब यहाँ से हम पता लगाते हैं कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो ज़्यादा एनर्जी का है और कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कम एनर्जी का है। मैंने अभी अभी आपको क्या बोला था कि जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, अवंदी आणविक कक्षक है, उसकी जो औसत ऊर्जा, जैसे मान चलो ये क्या है? औसत ऊर्जा लेवल है, ये वह ऊर्जा लेवल है जहाँ पर कक्षक पहले उपस्थित थे। तो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ना तो अपनी ऊर्जा में वृद्धि करता है और ना ही अपनी ऊर्जा में कमी करता है। बताई थी मैंने आपको बात, क्योंकि ना तो वो रिपेल होता है और ना ही को वो अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए उसकी एनर्जी जो है वो पहले जो एनर्जी थी वह उसी एनर्जी में बना रहता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इससे आगे यदि हम बात करें, ये तो हुई किसकी? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात हुई, या कह सकते हैं कि ये हुई आपकी अवंदी आणविक कक्षक की बात। अब इसके बाद हमारे पास 4 ऑर्बिटल ये बच रहे हैं, ये 4 ऑर्बिटल बच रहे हैं, जिनमें से हम पहले बात कर लेते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। चूंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बॉन्ड बन रहे हैं, और जब भी कोई 2 स्पीसीज के बीच में बॉन्ड बनेगा तो वे स्पीसीज कैसी हो जाएंगी? स्टेबल हो जाएंगी। जब भी कोई चीज़ स्थायी है इसका मतलब है कम एनर्जी वाली है। कैसी है? कम एनर्जी वाली। और हम जानते हैं कि जो आपका अक्षीय अतिव्यापन है, एक्सियल ओवरलैपिंग कोलेटरल ओवरलैपिंग की तुलना में ज़्यादा स्थायी होती है, या कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की तुलना में ज़्यादा स्थायी होता है। जो जितना ज़्यादा स्थायी होगा वह उतनी ही कम एनर्जी लेवल का होगा, ठीक है। तो ये जो आपका औसत ऊर्जा परिवर्तन था, इस पर तो हमने क्या बना दिया? ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। इसके बाद सबसे कम एनर्जी के कौन से हुए? चलो इसको इधर की जगह हम इधर बना लेते हैं। ये औसत ऊर्जा स्तर, यह हमने क्या बना लिया? ये बना लिया हमने कौन सा? एन। एन मतलब नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सिग्मा। सिग्मा क्यों होगा? क्योंकि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और इसमें एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है। और उसके बाद पाई की बात करें तो पाई भी बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब है स्टेबल तो होगा, स्थायी तो होगा। और जब वो स्टेबल हो रहा है तो औसत ऊर्जा स्तर से उसकी ऊर्जा कैसी होगी? कम। कोई चीज़ जितनी ज़्यादा स्थायी होगी उसकी ऊर्जा उतनी ही कम होगी। वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थायी सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए सबसे कम एनर्जी सिग्मा बॉन्ड की। पाई बॉन्ड की बात करें, ये भी बॉन्ड बना रहा है, स्थायी हो रहा है, लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड की तुलना में कमज़ोर बॉन्ड बनाता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड की तुलना में कम स्थायी होता है। तो इसकी एनर्जी सिग्मा बॉन्ड से ज़्यादा होगी, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमारे पास बचे 2 ऑर्बिटल, एक तो सिग्मा स्टार और एक पाई स्टार। हमने क्या पढ़ा है कि ये जो सिग्मा स्टार पाई स्टार 2 ऑर्बिटल हैं, ये हैं आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, विपरीत बंदी आणविक कक्षक। इन विपरीत बंदी आणविक कक्षक में प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है, और उस रिपल्सन के कारण ये बॉन्ड नहीं बना पाते, ठीक है। ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अस्थायी होते हैं क्योंकि इनके बीच में क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है। अब बात आती है कि 2 हैं हमारे पास, सिग्मा स्टार पाई स्टार, कौन सा तो ज़्यादा एनर्जी का होगा और कौन सा कम एनर्जी का होगा। मैंने कल आपको पढ़ाई थी एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के 3 पॉइंट बताए थे, जिसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि प्रत्येक ऑर्बिटल अपने गुरुत्व केंद्र को बनाए रखता है। कहने का मतलब कोई ऑर्बिटल जितना ज़्यादा स्थायी होगा वह ऑर्बिटल उतना ही ज़्यादा स्थायी हो जाएगा, जिससे उसका गुरुत्व केंद्र उसी स्थान पर बना रहे जहाँ पहले था, ठीक है। जैसे मान के चलो ये पेन है,
इसका जो गुरुत्व केंद्र है बीचों बीच, अधिकतर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका गुरुत्व केंद्र बीचों बीच स्थित होता है। ऐसा केंद्र जहाँ पर यदि हम उंगली लगा दें तो वो वस्तु स्थिर रह जाए। अब ये तो गोल है, गिरेगी, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि उनके बीचों बीच लगभग क्या होता है, गुरुत्व केंद्र स्थित होता है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये इतना ज़्यादा स्टेबल हुआ है, तो ये इतना ही ज़्यादा क्या होगा, डिस्टेबल होगा, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल इस जगह पहुंच जाएगा। और पाई इतना स्टेबल हुआ है तो ये इतना ही क्या हो जाएगा, डिस्टेबल, और यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल पहुंच जाएगा, पाई ऑर्बिटल पहुंच जाएगा। इस प्रकार से इनका एनर्जी लेवल जो होता है वो होता है सिग्मा, पाई एंड सिग्मा स्टार। अब इसको मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, इसको मैं आपको डायरेक्ट ही बता सकता था, थ्योरी बता सकता था कि इस प्रकार से लिखनी है, लेकिन चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, इस वजह से मैंने इसको पूरा डिटेल से बताया है। आपको एक एक चीज़ समझाइए कि क्यों कौन सा ऑर्बिटल स्टेबल हुआ है। वापस से समझ लीजिए, सिग्मा बॉन्ड में हो रही है एक्सियल ओवरलैपिंग कोलेटरल, या बोल सकते हैं अच्छी अतिव्यापन संपार्श्विक अतिव्यापन की तुलना में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वह ज़्यादा स्टेबल होगा और सबसे कम एनर्जी का होगा। पाई में भी बॉन्डिंग हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए स्टेबल तो ये भी होगा, लेकिन सिग्मा से कमज़ोर होने के कारण ये कम स्टेबल होगा। सिग्मा स्टार और पाई स्टार की बात करें तो ये दोनों ही ऑर्बिटल क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, लेकिन जो ऑर्बिटल जितना ज़्यादा स्थायी हुआ है उसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अस्थायी होगा। ठीक है, तो इनसे हमें पता लगा कि कौन से ऑर्बिटल कौन से एनर्जी लेवल पर हैं, कौन से ऑर्बिटल कौन से एनर्जी लेवल पर हैं, ये चीज़ हमने इसमें देख ली है। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमें पता लग गया कि कौन कौन से ऑर्बिटल पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है सिग्मा, एक पाई, एक एन, एक पाई स्टार और एक सिग्मा स्टार, ये 5 ऑर्बिटल पाए जाते हैं। अब कल हम पढ़ेंगे इनमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं और कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कक्षकों के बारे में, ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।